सो हेलो एवरीवन, हम हमारे लेक्चर 05 में आते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ रैंक। इतने हम लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में क्या कर रहे थे ना, हम सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे, ठीक है। बट आज जाके उसका एक्चुअल मीनिंग सीखेंगे, हम कैसे सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे, क्यों निकाल पा रहे थे, ठीक है। एंड अभी तक हम ना नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पे वर्क कर रहे थे उनका सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो हम आज सिंगुलर मैट्रिसेस का भी देखेंगे कि क्या उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। मैं तुम्हें दो टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा ना कि उनका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड इनकंसिस्टेंट मतलब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बस दो टॉपिक है, हम देखेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड कौन से केसेस में करेगा। तो चलो आज का लेक्चर ना बहुत अच्छे से शुरू करेंगे हम, एंड हमारे बेसिक्स पर जाएंगे हम। बेसिक्स पर आते हैं हमारे जो है, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हम स्टार्ट से देखते रह रहे हैं, ठीक है। तो Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में मैंने मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख दिया। अब मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं अब रैंक की बात करूँगा, हमारे आज का टॉपिक पर आते हैं। तो मैं लिखता हूँ इफ़, पहला केस ले रहा हूँ, इफ़ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख रहा हूँ रैंक ऑफ ए, ठीक है। इफ़ रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर तुम्हारा ये वाला केस आ रहा है तो क्या होगा ना, तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा यानी कि मीन्स तुम्हारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं तुम्हें विजुअलाइज कराऊंगा ये चीज़, चलो करते हैं। मैं सबसे पहले ना एक 2 अननोन एंड 2 वेरिएबल, 2 अननोन एंड 2 इक्वेशंस वाला लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे, एंड फिर हम धीरे से उसको शिफ्ट करेंगे 3 इक्वेशंस में। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ लो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, एंड मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब इसको मैं ना कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करने का कोशिश करूँगा। तो ये कैसे दिखेगा ना कि मैं सबसे पहले x एक्सिस के पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, तो y0 डालना है, तो इधर y0 डालूंगा, एक x5 आ जाएगा मेरा, एंड इधर y0 डालूंगा तो एक x10 आ जाएगा मेरा, एंड फिर इधर मैं y एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ तो x0 डालूंगा, तो x0 डालूंगा तो y मेरा इधर एक 2 आएगा, एंड इधर x0 डालूंगा तो y मेरा एक 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये दोनों पॉइंट को मैच करा देता हूँ, ये हुआ नहीं मैच, ठीक है। कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा अगर मैं इसको रिट्रेस करता हूँ, कुछ ऐसे लिखता हूँ। तो ये तुम्हें पता है कि ये दो पैरेलल लाइन्स मिलने वाला है तुम्हें, एंड दो पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनका कोई सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा नहीं। बट क्या हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देख सकते हैं? चलो देखते हैं ये स्टेटमेंट से जो मैंने इधर लिखा है, ठीक है, इधर जो ब्रैकेट में मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि इसको है ना ए और बी में लिखें। ए क्या है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, क्या आ जाएगा हमारा 2 5 एंड 2 5, तो मैं ए लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा 2 5 2 एंड 5, कुछ इस हिसाब से, ठीक है, ये मेरा ए आ जाएगा। अब रैंक ऑफ ए तुम देखकर बता सकते हो कि इसका 1 आने वाला है, क्योंकि ये रो 0 हो जाएगा। कैसे? मैं R2 पे एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, R2 गोज टू R2 माइनस R1, एक सिंपल सा ऑपरेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 5 0 एंड 0। अब हमारा रैंक निकालने के लिए मैंने एक मेथड तुम्हें लेक्चर 2 में सिखाया था, रो एक्लॉन फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि रैंक जो है कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। तो तुम्हारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ रहे हैं इसमें, ये तो एक 0 रो आ गया, ये एक नॉन जीरो रो आ गया, तो तुम्हारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो तुमने रैंक ऑफ ए निकाल दिया। बट अभी हम जाते हैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी में। तो ए ऑगमेंटेड बी मुझे कैसे दिखेगा ना, ए ऑगमेंटेड विथ बी, तो ये मुझे कैसे दिखने वाला है, ए तो रहेगा ही तुम्हारा 2 5 2 5, यानी एक पर्दा लगेगा तुम्हारा, पर्दे के इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा एक 10 आएगा, यानी 20 आएगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम ऑपरेशन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ये टर्म 0 करना है। तो मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 गोज टू R2 माइनस R1। अगर मैं अब ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरा क्या आ रहा है ना, ए ऑगमेंटेड बी का वैल्यू
वो आ जाएगा मेरा 2 5 एंड फिर इधर 10 ही आ जाएगा। पहले रो में तो हमने कुछ नहीं किया था, सेकेंड रो में हमने क्या किया, सेकेंड रो को पहले रो से घटा दिया, तो इधर 2 - 2 0, 5 - 5 0, 20 - 10 10, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अब बताओ तुम इसका रैंक कितना है, ये ऑगमेंटेड बी का। तुम बोलोगे कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो 2 है, एक भी जीरो रो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो रैंक तुम्हारा रैंक ऑफ इधर लिख सकता हूँ, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि तुम्हारा रैंक ऑफ ए जो है तुम्हारा 1 आ रहा था, तो इट डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो आई होप तुमने ये एग्जाम्पल देखा होगा एंड फिर इससे समझ लिया होगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हो कि इफ़ रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तब इनकन्सिस्टेंट होगा, मीन्स कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही चीज़ तुम यहाँ पर देख सकते हो कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मुझे 2 आ रहा है, रैंक ऑफ ए मुझे 1 आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों मैच नहीं कर रहे एंड इनके सोल्यूशंस भी नहीं आ रहे। इसको अगर मैं फर्दर बढ़ाना चाहूँगा तो फिर मैं 3 डायमेंशन में जाऊँगा। कैसे कि इधर तो 2 लाइन लिया था, अगर समझ लो मैं 3 प्लेन लेता, ठीक है, और 3 पैरेलल प्लेन्स लेता, अभी के लिए मैं 3 पैरेलल प्लेन्स ले रहा हूँ। मैं ना जब वीडियो जब कंक्लूड करता रहूँगा ना, तब ना मैं बताऊँगा तुम्हें कि और क्या केस हो सकते हैं। बट अगर समझ लो 3 पैरेलल प्लेन्स है तुम्हारे, तो इसके तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो उसमें भी यही आ जाएगा केस, यही चीज़ आएगा, सेम एग्जैक्ट थिंग हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलो हम पहले हमारा पहला चलो हमारी दूसरी केस रैंक ऑफ ए डज नॉट जो है इफ रैंक ऑफ ए हम इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तब क्या आएगा ना, हमारे पास कंसिस्टेंट आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसी में 2 केस आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, डेफिनेटली तुम्हें ये विजुअलाइज करके बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो हम इस पे 2 केस देख सकते हैं, एक है इफ रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर में बोल सकता हूँ ए का जो ऑर्डर है वो है कुछ n क्रॉस n, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, n क्रॉस n के ऑर्डर का। तो इफ रैंक हमारे ऑर्डर के बराबर आ रहा है, तब मेरा क्या आने वाला है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एंड इफ रैंक इज ग्रेटर तो नहीं होता है कभी, रैंक हमेशा लेस होता है, ठीक है, सॉरी, रैंक हमेशा लाइक इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है तुम्हारे ऑर्डर के। तो इफ रैंक तुम्हारे ऑर्डर से कम आ रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हो इस केस में, ठीक है। अभी मैं क्या बात करना चाहूँगा ना कि ये वाला केस तुम देखो, इफ रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर वाला केस, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तुम ध्यान दोगे हमारे लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में, तो मैंने तुम्हें जितने भी मेथड्स बताए रहेंगे ना, बस इस वाले केस के लिए बताया। तुम्हें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था और जो भी तुम्हारे मैट्रिसेस थे ना, उसके रैंक तुम्हारे ऑर्डर के बराबर आ रहे थे। तो हमने बस अभी तक ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसमें तुम्हें यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है, एंड हमने वो सक्सेसफुली काम कर लिया। बट इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे ना, हम इस वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हमें कब मिल रहे हैं, ये वाले या नो सॉल्यूशन कब मिल रहा है। रैंक तो ये कैसे चलो विजुअलाइज करा था तुम्हें, एग्जांपल लेके करा था। एंड फिर ए जो है हमारे n क्रॉस n वाला मैट्रिक्स है। हम ये वाला केस नहीं देखेंगे इज इक्वल टू n वाले, ऑर्डर वाले इस पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने इस पे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसलिए मतलब जो लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 था उसमें हम बस वही केस देख रहे थे। तो मैं ये वाला केस तुम्हें विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स दिखेगा कैसे हमें। तो सपोज समझ लो कि इस केस के लिए क्या है, मेरा n3 है, तो चलो n3 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि ए जो क्या है मेरा कैसा दिखेगा। सबसे पहले इधर तुम देख सकते हो कि इधर लेस देन है, रैंक ऑफ ए जो है मुझे लेस देन n मिलेगा। तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, चलो रैंक 2 मिलेगा मेरे को, मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, बट मान लेता हूँ मुझे रैंक 2 मिलेगा। तो कैसे दिखेगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, इसको एक्लॉन फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक 0 रो मिलेगा एंड बाकी 2 नॉन ज़ीरो रो मिलेगा, तब जाके मेरा रैंक 2 होगा। वैसे अगर तुम देखोगे, अगर मेरे को रैंक इज इक्वल टू 1 के लिए मैं देख रहा हूँ ये मैट्रिक्स, तो कैसे दिखेगा मुझे, ए जो है मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो कैसे दिखने वाले मुझे, एक नॉन ज़ीरो रो रहेगा, बाकी 2 ज़ीरो रोज तुम्हें ऑब्टेन होंगे, तब जाके उसका रैंक 1 रहेगा। एंड रैंक 0 तो तुम्हें पता है कि एक भी तुम्हें नॉन ज़ीरो रो ऑब्टेन नहीं होगा, सारे तुम्हें 0 रोज ही ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स में देख लिया। चलो हम देखेंगे कि ना इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी रुक जाओ। तो चलो क्या करते हैं ना कि हमारा जो ये 3 इक्वेशंस है, ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको मैं एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखता हूँ। एंड अगर मैंने लिख लिया तो मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, ठीक है।
एंड अब मैं क्या फोकस करना चाहूँगा, ए ऑगमेंटेड बी पर अभी के लिए फोकस करना चाहूँगा। तो चलो देखेंगे ए ऑगमेंटेड बी। तो ए ऑगमेंटेड बी इस केस में कैसे दिखेगा, ए क्या होगा, तुम्हारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जो तुम्हें दिखेगा 2 4 3 3 1 7 5 5 10। तो क्या दिख रहा है तुम्हें 2 4 3, पर्दा एक लग जाएगा क्योंकि ऑगमेंटेड है, 3 1 7 एंड 5 5 एंड 10 इस हिसाब से। एंड फिर तुम्हारे ऑगमेंटेड बी में क्या आ जाएगा पार्ट 10 15 10 15 एंड 25 कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा ए ऑगमेंटेड बी दिखने वाला है। अब मैं क्या करने का कोशिश करूँगा ना कि ये एलिमेंट ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा, ये वाले एलिमेंट्स। तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँगा, R3 गोज़ टू, मैं इधर देख सकता हूँ कि मुझे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक बार लिख लेता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है एंड ये मेरा इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 जो है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 का सम है, तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें इक्वेशन 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज करूँगा, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1 प्लस R2, कुछ इस हिसाब से, ठीक है, कुछ इस हिसाब से तुम्हें दिखेगा। तो अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरा R3 में कैसा चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 0, 5 माइनस 1 प्लस 4 0, 10 माइनस 7 प्लस 3 0 एंड 25 माइनस 15 प्लस 10, ये भी एक 0 आ जाएगा। एंड तुम रैंक ऑफ ये तो ए ऑगमेंटेड भी आ गया एंड तुम्हें इसका रैंक दे सकते हो कि 2 है क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 2 है। एंड यही तुम अगर सिर्फ रैंक ऑफ ए देखोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो भी तुम्हें 2 मिलेगा। तो तुम इस केस पर आ जाते हो कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो तुम्हें चीज़ दिख रहा है अभी मेरे को इसको विजुअलाइज कराना है, ठीक है। तो सपोज तुम 3 इक्वेशंस देख रहे हो एंड तीनों को तुम कैसे देख रहे हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में देख रहे हो। तो ये एक एक इक्वेशन तुम्हें एक प्लेन का इक्वेशन देगा, ये प्लेन 1 होगा, ये प्लेन 2 का है, ये प्लेन 3 होगा, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। तो अब एक प्लेन को तुम कैसे डिनोट कर सकते हो, कोई भी एक प्लेन रहेगा तो तुम उसका पहचान क्या होता है, उसका नॉर्मल वेक्टर होता है हर एक प्लेन का पहचान। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मैं सपोज बोल देता हूँ n1 है इसका, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है, इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है एंड इसका नॉर्मल वेक्टर n3 है, कुछ इस हिसाब से। 3 नॉर्मल से 3 प्लेन है। सबसे पहले मैं प्लेन 1 एंड प्लेन 2 पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो अभी समझो कि n1 जो है इसका कोएफिशिएंट तुम्हें पता है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता है तुम्हें, 2 4 3 रहेगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड n2 जो है इसका कोऑर्डिनेट्स रहेगा 3 1 एंड 7 एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो 2 वेक्टर है n1 एंड n2, दोनों स्पेस में कहीं तो है, ठीक है, दोनों कहीं तो स्पेस में। तो मुझे पता है कि अगर 2 वेक्टर जो है कहीं पर भी लाई कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स कहीं पर भी स्पेस में लाई कर रहे हैं, मैं उन दोनों के ऊपर से एक प्लेन पास कर सकता हूँ, एक कॉमन प्लेन पास कर सकता हूँ, ठीक है, जो उन दोनों को कंटेन कर सकते हैं, ऐसा प्लेन में पास कर सकता हूँ। तो वही मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, n1 एंड n2 को एक प्लेन पर लेकर आ जाऊँ। तो n1 में कुछ इस तरह से दिखाता हूँ एंड n2 में कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, बस ये ब्लैक बोर्ड लिया एंड चिपका दिया, जहाँ पर भी मुझे n1 एंड n2 दिख रहा है ब्लैक बोर्ड मैंने जाकर चिपका दिया एंड मुझे ये मिल गया उसका, ठीक है। तो n1 एंड n2 मैंने वेक्टर पकड़ लिया अभी के लिए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि n1 प्लस n2 करोगे तो तुम्हें n3 मिलेगा, वेक्टर एडिशन अगर करोगे तो चलो यही करते हैं। n2 को उठा के मैं अभी के लिए इधर रख लेता हूँ ताकि इसका जो टेल से टेल जुड़ जाए। तो मैं ये रब कर देता हूँ एंड इधर लिखता हूँ n2 n1 वेक्टर n2 वेक्टर, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। एंड n3 जो है तुम्हें पता है n1 प्लस n2 के बराबर आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से, जो होगा n1 प्लस n2। अब हम इसको देखेंगे कैसे, अब इसको हम विजुअलाइज करने वाले हैं। इक्वेशन वाइज तो जो लिखना था वो मैंने लिख दिया, अब इसको विजुअलाइज करेंगे। सपोज समझो ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा जो पेपर है ये तुम्हारा प्लेन है। अभी इधर तुम देखोगे n3 जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा अपने प्लेन के। तो समझ लो ये तुम्हारा प्लेन 3 था, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर n3 है। तो प्लेन 3 को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, इस 2D बोर्ड पर कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ प्लेन 3 को, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है n3 के, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ n1 का प्लेन दिखाने के लिए। तो n1 का प्लेन कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा, ठीक है, n1 का प्लेन कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि n1 जो है परपेंडिकुलर आएगा इधर प्लेन 1 के।
तो प्लेन वन कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हारा, n1 परपेंडिकुलर, एंड n2 के लिए कुछ ऐसे दिखेगा तुम्हें, ठीक है। n2 के लिए, n2 के परपेंडिकुलर एक प्लेन रहेगा जो तुम्हारा रहेगा प्लेन 2, कुछ इस हिसाब से। तो आई होप इधर तक तो तुम पहुँच जाओगे कि 3 प्लेन दिख रहा है तुम्हें, एंड फिर एक प्लेन को तुमने ऐसे रखा है, बाहर निकल रहा है ये पूरा, एक प्लेन को तुमने ऐसे रखा है, ये P3 है तुम्हारा, ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा P3 है, एंड ये तुम्हारा P2 है। अगर तुम सोच कर देखोगे कि इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है तुम्हें, तुम सोच कर देखो इन तीनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन है। अगर समझ लो एक पॉइंट आता, इंटरसेक्शन एक पॉइंट आता, तो क्या होता, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता। बट जब तुम्हें इंटरसेक्शन एक पूरे एक लाइन आ रहा है, तो एक लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एंड इस वजह से तुम्हें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आई होप तुम इधर तक पहुँचे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 प्लेन के केस में जब एक प्लेन जो है दोनों प्लेन का एडिशन है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे मन में ना एक चीज़ आ रहा है कि कोई भी मैं 3 प्लेन को अगर इंटरसेक्ट कराऊंगा तो मुझे हमेशा लाइन मिलेगा, अगर तुम्हारे मन में ही आ रहा है तो मैं तुम्हें सबसे बेसिक एग्जांपल लूँगा जो है रहेगा तुम्हारा XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा z, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक प्लेन मेरा ये वाला रहेगा, एक y वाला प्लेन रहेगा, एक मेरा ये वाला प्लेन रहेगा, एंड एक मेरा ये वाला प्लेन रहेगा, कुछ इस हिसाब से 3 प्लेन मैंने लगाया। तो तुम देख सकते हो ये 3 प्लेन जो है ये मतलब पूरे स्पेस में स्प्रेड होते रहेंगे, ये इधर स्प्रेड होगा, ये इधर स्प्रेड होगा, ये नीचे स्प्रेड होगा, ये लेफ्ट में स्प्रेड होगा, सेम गोस फॉर एवरी प्लेन, ये हर जगह स्प्रेड होने वाले। तो ये जो 3 प्लेन है ना, ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से, एक तो तीनों एक दूसरे के, एंड फिर इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है ना, एक सिंगल पॉइंट आ रहा है जिसको तुम ओरिजिन बोलते थे, 0,0,0, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक इंटरसेक्शन आ रहा है, एक यूनिक इंटरसेक्शन आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। जब 3 तुम्हारे प्लेन जो है कुछ इस हिसाब से, या मैं इसको अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारे जो 3 प्लेन्स है, 3 प्लेन्स के नॉर्मल जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। हम इस बात पर आएंगे फिर से, ठीक है, हम इस बात पर आएंगे। तो हम इधर तक डेवलप कर दिए कि जब एक जो है नॉर्मल वेक्टर हमारे दूसरे नॉर्मल वेक्टर्स का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन भी होता तो सेम केस दिखता हमें, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन होता। समझ लो ये मैंने 2 बार जोड़ा, ये मैंने 1 बार जोड़ा, ये मैंने 4 बार जोड़ा, ये मैंने 3 बार जोड़ा, और तब जाके मुझे प्लेन 3 मिलता। तो मैं मतलब एक सेंस में क्या बोलना चाहता हूँ कि जब मेरा एक नॉर्मल वेक्टर जो है वो दूसरे 2 नॉर्मल वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आता, तब मुझे ऐसा केस दिखता जो मुझे अब देखा। अब मैं थोड़ा ना अलग करता हूँ इस चीज़ को, क्या करता हूँ ना कि मेरा जो प्लेन 1 जो है उसको सेम रखता हूँ, प्लेन 2 को जो है ना थोड़ा चेंज करता हूँ, इधर 4x करता हूँ, इधर 8y करता हूँ, एंड इधर जो है 6z करता हूँ, एंड इधर जो है वो मैं 20 करता हूँ, कुछ इस हिसाब से मैं थोड़ी चेंजेस लाता हूँ। तो अब मुझे कैसे दिखेगा, प्लेन 1 जो है समझ लो प्लेन 1 मेरा कुछ ऐसा है, एंड इसका एक नॉर्मल वेक्टर है n1। प्लेन 2 मेरा कैसे दिखेगा, प्लेन 2 का अगर तुम इक्वेशन देखोगे और उसका नॉर्मल वेक्टर देखोगे तो तुम बोलोगे प्लेन 2 जो है प्लेन 1 पर ही लाई करेगा, प्लेन 2 इसी पर ही लाई करने वाला है, ठीक है। जैसे मेरा एक हाथ है, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, वैसे तुम्हारा प्लेन 1 एंड प्लेन 2 एक साथ ही लाई करने वाला है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तुम तो बोलोगे अभी कि इसका इंटरसेक्शन जो है इन्फिनाइट ये रहेगा, क्या बोलते हैं कि इन्फिनाइट रीजन रहेगा, बराबर। एंड सपोज मैं लाता हूँ प्लेन 3 को लाता हूँ, अभी तक तो हम प्लेन 1 एंड प्लेन 2 देख रहे थे जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर मैं प्लेन 3 को पिक्चर में लाता हूँ, प्लेन 3 कहीं भी हो सकता है, प्लेन 3 समझ लो कुछ ऐसा है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। तो प्लेन 3 तुम कैसे भी इनके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस केस में कि प्लेन 3 तुम्हारा समझ लो, हाँ प्लेन 3 तुम्हारा कुछ भी हो जाएगा, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो इस केस में भी क्या होने वाला है, तुम्हारा इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा 3 जो प्लेनर रीजन है उसका तुम्हारा इंटरसेक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो आई होप तुम इधर तक भी समझ रहे हो। मैं और थोड़ा चेंजेस लाता हूँ, ये सारे जो केसेस ले रहा हूँ सारे इन्फिनिट सॉल्यूशंस के, मैं और थोड़ा चेंज लाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इधर 6x लिखता हूँ, इधर समझ लो 12 लिखता हूँ, इधर क्या होगा 3 6 9 हो जाएगा, एंड इधर 30 लिखता हूँ। इस केस में मुझे कैसे दिखेगा तुम बताओ, तुम खुद बता पाओगे इस केस में कैसे देखेगा। तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर रहेंगे,
तीनों प्लेन एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहेंगे। तो तुम्हारे अब सॉल्यूशन क्या आएगा तुम्हारे, कितने सॉल्यूशंस आएंगे तुम्हें, इनफिनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि तुम्हारा एक पूरा ही प्लेन जो पूरा प्लेनर रीजन है वही तुम्हारा इंटरसेक्शन है तीनों प्लेन्स का। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें सबसे ज़्यादा सॉल्यूशंस ऑब्टेन होते हैं। अगर तुम देखोगे तो ध्यान से, इस केस में सबसे ज़्यादा तुम्हें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं एंड डेफिनेटली इनफिनिट सॉल्यूशंस। तो सपोज मैं क्या करता हूँ ना, एक और केस लेता हूँ, इसमें मैं थोड़ा छेड़खानी करता हूँ, 20 की जगह पे 21 लिखता हूँ। अब मुझे 1 और 2 प्लेन कैसे दिखेगा, मुझे कैसे दिखेगा ना कि ये दो जो है दो पैरेलल प्लेन दिखेंगे मुझे, ये कुछ ऐसे दिखेंगे मुझे। क्यों कोइंसिडेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये 20 रहता तो तुम्हें 2 कोइंसिडेंट प्लेन्स मिलता, मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया ताकि तुम्हें 2 पैरेलल प्लेन ऑब्टेन हो जाए। अब तुम्हारा प्लेन 3 कैसे भी हो, सपोज प्लेन 3 इसके ऊपर भी लाई कर दे या प्लेन 3 इसके ऊपर भी लाई कर दे या प्लेन 3 दोनों को काटे, तीनों का कोई कॉमन रीजन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये दो जो प्लेन है वो कभी टच नहीं करने वाले एंड तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तुम जाकर देख सकते हो कि अगर मैंने ये सिस्टम रखा है ना, ये वाला सिस्टम, तो तुम देख सकते हो कि रैंक ऑफ ए वोंट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तुम देख सकते हो, रीचेक कर सकते हो। तो आई होप हमने ना ये सारा केस समझा होगा एंड मैं एक फाइनल कंक्लूजन लिखना चाहूँगा इसमें, फाइनल एक कंक्लूजन लिखना चाहूँगा, जो लिखना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर्स जो है प्लेन्स के तुम्हारे नॉर्मल वेक्टर्स, या मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे रो में जो इक्वेशंस है, रो में जो इक्वेशंस मैं बोल सकता हूँ रो के जो कोएफिशिएंट्स है, या तुम्हारे इक्वेशंस जो है, या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ इक्वेशंस। ठीक है, मैं तुम्हारे नॉर्मल वेक्टर की बात कर सकता हूँ या तुम्हारे रो की बात कर सकता हूँ या तुम्हारी इक्वेशंस की बात कर सकता हूँ। इफ दे आर linearly, if they are linearly dependent on each other, then we'll get infinite solutions। एक कॉमन चीज़ लिख देता हूँ कि अगर तुम्हें नॉर्मल वेक्टर जो है या तुम्हें जो रो के जो तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं या तुम्हारा पूरा इक्वेशन, ठीक है, वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, लीनियरली डिपेंड करता है एक दूसरे पर, तब तुम्हें डेफिनेटली इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो आई होप हम ये वाले कंक्लूजन तक आ चुके हैं कि मुझे इन्फिनिट सॉल्यूशंस कब मिलेगा। तो चलो हम हमारे लास्ट चीज़ पर आएंगे और ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, Ax इज इक्वल टू 0। ये 0 0 नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है। मैंने तुम्हें लेक्चर 0 0 में बताया होगा 0 0 में कि ये 0 नहीं है, ये एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये टाइप के जो इक्वेशंस है मैं दिखाता हूँ एक बार। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ठीक है, n इक्वेशंस हो सकते हैं तुम्हारे। तो ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस है ना, तुम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा b जो है, b जो तुम्हारा सॉल्यूशन मैट्रिक्स जो है, वो तुम्हारा सिर्फ 0 एलिमेंट्स तुम्हें देने वाला है, 0 एलिमेंट्स वो कंटेन करेगा, तो एक नल मैट्रिक्स हमेशा होने वाला है। ऐसे टाइप के इक्वेशंस को तुम क्या बोलते हो ना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ऐसे टाइप के इक्वेशंस को। एंड इनका भी सॉल्यूशन का एक तरीका होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए बस ध्यान रखना कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये होता है। एंड अगर तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस है ना, तो तुम एक चीज़ सीधा देखकर बता सकते हो कि x जो है 0 0 0 0 एंड सो ऑन, जितने तुम्हारे इक्वेशंस है उतने तुम्हारे x रहेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, ये तुम्हारा ऑलवेज अ सॉल्यूशन। इस हिसाब से ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, या मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 0, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, x इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, बस इसका नाम है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है कि सारे एलिमेंट 0 हो जाए और वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 होता है। एंड x इज इक्वल टू 0 के अलावा जो भी सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा इस टाइप के इक्वेशन के लिए, उसको बोलोगे तुम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस।
कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना कि एक्स इज इक्वल टू 0 मिले तो तुम्हें जब भी तुम्हारा ये होगा लाइक रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, जब भी तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 0 ऑलवेज अ सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि इस इक्वेशन का हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा जब तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एंड बाकी तो तुम देख सकते हो, मतलब ठीक है। तो तुम ये जो तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें भी तुम दो केस बनोगे जब तुम्हारा रैंक इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा ना, दो तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ ए इज लेस देन, ठीक है। एंड एन जो है तुम्हारा एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तुम्हारा, ए का जो ऑर्डर है वो एन है, एंड इफ रैंक ऑफ ए एन के बराबर आ जाएगा तो तुम्हारा एक सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 0। बस यही सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तुम्हें। तो मैंने एक चीज़ तो लिखा था प्रीवियसली कि x इज इक्वल टू 0 हमेशा एक सॉल्यूशन होगा जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो इस वजह से जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन आ रहा है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तब x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा वो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ तुम देख सकते हो कि इफ रैंक ऑफ ए लेस देन एन मिलेगा तो तुम्हें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड इसमें क्या होगा, उसमें से एक सॉल्यूशन तो ये वाला भी होगा x इज इक्वल टू 0, मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशंस में तुम्हें क्या मिलने वाले, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी मिलने वाले तुम्हें। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक कहानी समझा होगा। इसको मैं विजुअलाइज कराने का कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि तुम खुद इक्वेशंस लेके जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था तुम उससे रिलेट करके कर सकते हो ये चीज़। तो आई होप आज का लेक्चर तुम्हें समझा होगा। हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे, सारे क्वेश्चंस हम क्रेमर्स रूल से करने की कोशिश करेंगे ये सारे। एंड हम क्या करेंगे ना, एक स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें मैं पहले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग, एंड फिर जो एलयू डिकम्पोजिशन था उसके भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड गॉस जॉर्डन जो मेथड था उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड है ना एंड जिसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए रहती है वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड मैट्रिसेस के भी थोड़े क्वेश्चंस करा दूंगा। तो एक कंबाइंड सेशन होगा, लंबा सेशन होगा जिसमें मैं बस क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। जितना भी हमने पास्ट लेक्चर्स में ना कवर किया उस पर सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलो तब तक लिए बाय बाय, एंजॉय लर्निंग।